गुड आफ्टरनून जी, कैसे हो? ये तो तुमने आज धोखा दे दिया भाई आर्यन। आया क्यों नहीं तो आज? सर आपने कैब भी नहीं भेजी। मैंने कैब भी नहीं कराई इसकी। अरे ये उड़ के आ जाता है, ये तो ऐसे उड़ के कहीं भी चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहीं भी चला जाता है तो उड़ के। सर तो पुरानी बातें हो गई तो। चलो आओ, कोई नहीं, अब कोई नहीं, आज फिर हम ऑनलाइन लेते हैं। आइए, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओवरहेड्स। 10-15 मिनट तो पहले मेरी बात को समझना कि ओवरहेड्स होता क्या। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने कॉस्ट शीट किया, उसमें हमने खर्चे देखे थे। तो डायरेक्ट मटेरियल एक खर्चा होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस खर्चा होता है, डायरेक्ट लेबर खर्चा होता है। तो ये तो हम सीख रहे हैं, मटेरियल्स हमने सीख लिया, अभी लेबर एक्सपेंस हम निकालना सीख ही लेंगे। ये सब तो हम सीख ही रहे हैं। इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट खर्चे भी होते हैं, जैसे हमारे खर्चे हो गए इनडायरेक्ट, हमारे खर्चे हो गए फैक्ट्री के, इसके, हमारे ऑफिस के, और इन जगहों के हमारे इनडायरेक्ट खर्चे हो सकते हैं। तो इनडायरेक्ट खर्चों को किस तरीके से हम प्रोडक्ट्स पे की कॉस्ट में ऐड करते हैं, वो हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं कि जो हमारे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं उन खर्चों को हम किस तरीके से प्रोडक्ट्स की कॉस्ट में हम ऐड करेंगे। पॉइंट ये है, ठीक है? तो अब समझना मेरी बात को, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए हम एक होटल इंडस्ट्री में हैं, ठीक है? इनडायरेक्ट खर्चों को हम ओवरहेड्स कहते हैं, तो बताइए। मान लीजिए हम एक होटल इंडस्ट्री में हैं और एक ये मान लीजिए होटल इंडस्ट्री हमारा होटल है, इसमें 4 डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, अब देखिए, ये है हमारे रूम्स, ये है हमारा रेस्टोरेंट, ये है हमारा उसके बाद आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, हाउसकीपिंग। क्या है सर ये? क्या कह रहे हैं भाई? क्या है ये? आवाज नहीं आ रही, आर्यन की कुछ कह रहा है ये। कह रहा क्या है ओयो है सर, ओयो। ये क्या है? बकवास मत करिए, क्या है सर ये पूछ रहा? हाउसकीपिंग, और ये है हमारा रूम सर्विस। ये बना क्या रहे हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। आप क्या बना रहे हो कौन ये? सा बना रहे हो, ये पूछ रहे हो क्या? अच्छा। नहीं, क्या बना क्या रहे हो ये? अरे ये होटल इंडस्ट्री का तो मैं बता रहा हूँ कि होटल इंडस्ट्री में 4 तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं, अच्छा। है ना? रूम्स होते हैं, रेस्टोरेंट होता है, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट होता है, और रूम सर्विस होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसमें से सेल्स कहाँ कहाँ होती है? इस 4 डिपार्टमेंट में से सेल कहाँ कहाँ होती है? रेस्टोरेंट। बताइए। रूम में सेल होती है, कमाई और होगी। रेस्टोरेंट। सर रूम में सेल और कैसे होती रेस्टोरेंट है? में सेल होती है, यहाँ पे भी कमाई होगी। सर आर्यन कुछ पूछ रहा है सर, जी। कुछ पूछ रहा था आर्यन। सर रूम में सेल कैसे होती है बताना। अरे रूम रूम में सेल, यार जो तू सोच रहा है ना वो वाली सेल नहीं। रूम रूम बिकता है, जैसे अगर रूम का टैरिफ होता है ना, आपने एक रूम बुक किया 2 दिन के लिए, तो आपने रूम रूम लिया, तो आप उसका वो दोगे, टैरिफ दोगे। मान लो 5,000 का कमरा है, तो आपको 10,000 रुपये आपने दिए, तो वो सेल नहीं हुई रूम की। सेल अच्छा। मतलब रूम से कमाई होती है ना, कमाई होती है रूम से। अच्छा, मैं कौन सा समझ रहा था फिर? मेरे को मैं सोच कंफ्यूज। रहा था वही। मैं तो कुछ सोचा ही नहीं सर, आप कंफ्यूज कर रहे हो। मेरे को पता है बेटा, जहां से तेरी सोच खत्म होती है ना, मेरी वहां से शुरू होती है। पक्की ठीक है, बात। हो गए रूम्स। और हो गए रेस्टोरेंट में भी सेल होती है। लेकिन एक बात बताओ, क्या हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट की कोई कमाई होती है? नहीं। ये तो सिर्फ रूम को सर्विसेज देता है, ये तो सिर्फ सर्विसेज देता है। और जो रूम सर्विस है या और कोई डिपार्टमेंट होता होगा, क्या उसकी कोई कमाई होती है? उसकी भी कोई कमाई नहीं होती। रूम सर्विस की तो होती सर्विसेज है। देते हैं, है कि नहीं? तो सर रूम हमारे सर्विस। बेसिक मतलब क्या हो गया, ये जो रूम्स और रेस्टोरेंट है, इनको हम कहते हैं प्रॉफिट सेंटर। सर रूम सर्विस की तो कमाई होती है। इसमें कमाई होती है। यस सर, होती है रूम सर्विस की। रूम में कैसे? खाना बनता है तो खाना रूम सर्विस के थ्रू ही तो हाँ, आता है। रूम सर्विस की वो रेस्टोरेंट की कमाई होती है। रूम सर्विस तो सिर्फ सामान वो सप्लाई करता है। कोई और ले लो डिपार्टमेंट, वो रेस्टोरेंट की कमाई होती है। जो आपने खाना दिया वो रेस्टोरेंट की कमाई होती है। चलो रूम सर्विस के अलावा और कोई बता दो, कोई या तो इसको ले लो, ऑपरेशंस ले लो, ऑपरेशंस। ठीक है, सर बेल। ऑपरेशन ले लो, जो बैक एंड ऑपरेशंस होते हैं वो ले लो बस। इसकी कोई कमाई थोड़ी ना होती है, ये तो ये तो सिर्फ कॉस्ट इंकर करता है। तो देखिए, ये जो 2 डिपार्टमेंट्स है, रूम्स एंड रेस्टोरेंट्स, ये जो 2 डिपार्टमेंट्स है, रूम्स और रेस्टोरेंट्स,
इनको हम कहते हैं प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हमेशा प्रॉफिट होएगा। प्रॉफिट सेंटर का मतलब है यहाँ पे इनकम प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे इनकम भी होगी और एक्सपेंस भी होगा। देखिए ये जो दो डिपार्टमेंट है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट इनकर होगी। सर जो निमिष सिर्फ जैसे कॉस्ट अपना इनकर होगी, यहाँ पे कभी भी इनकम जनरेट नहीं हो सकती। तो बेसिकली क्या है, हमने सारे डिपार्टमेंट के पहले तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल दिए, फिर हमने सारे डिपार्टमेंट एक में डाल दिया। हाँ बोलो आदित्य। सर अब जैसे निमिष होटल में जाता है तो वो टिप देता है अच्छी हाँ खासी। जी। अगर निमिष जैसे होटल में जाता है वो टिप देता है, तो फिर हाँ वो कॉस्ट कैसे, वो भी उसमें तो प्रॉफिट कहाँ हो पे ही टिप गया। देता है किसको? अच्छा वो टिप जो वो होटल की कमाई थोड़ी ना होती है, वो तो उस वेटर की कमाई होती है, वो तो उस बंदे की कमाई होती है जो वहां पे काम कर रहा है। वो होटल को थोड़ी ना जाता है। ये बात समझ में आई? हाँ। सर आर्यन होटल में गया नहीं ना आज तक, इसलिए उसको पता नहीं है। हैं? सही कह रहा है, सही कह रहा है। अब ये चलो तो पढ़ लो। है। तो एक बात हमने क्या किया, पहले सारे खर्चे बांट दिए। अब जो खर्चे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट और ऑपरेशंस के आए वो रिकवर तो होएंगे नहीं वहां से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनली फिर से हाउसकीपिंग के डिपार्टमेंट के खर्चों को हमें रूम्स में और रेस्टोरेंट में डालना पड़ेगा, और ऑपरेशंस के खर्चों को भी रूम्स और रेस्टोरेंट में हमें वापस डालना पड़ेगा। तो ओवरहेड्स डिपार्टमेंट चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम दो चीजें करेंगे, समझिएगा। पहले जो हमारे डायरेक्ट खर्चे जो हमारे इनडायरेक्ट, हम इनडायरेक्ट खर्चों की बात कर रहे हैं सिर्फ, ऐसे खर्चे जो हर डिपार्टमेंट के इनडायरेक्ट खर्चे अलग अलग से दे रखे हैं। मान लीजिए इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल अगर कुछ दे रखा है, और हर डिपार्टमेंट का अपना अपना दे रखा है, तो वो तो हम एज इट इज हर डिपार्टमेंट में डाल देंगे, जिसको हम कहते हैं एलोकेशन, जिसको हम कहते हैं एलोकेशन। लेकिन इसके अलावा जो हमारे कॉमन खर्चे हैं जैसे रेंट है, हम उसको सारे डिपार्टमेंट्स पे अपॉर्शन कर देंगे, अपॉर्शन कर देंगे ऑन सम कॉमन ग्राउंड्स, ऑन सम कॉमन ग्राउंड्स। ठीक है, तो हमारी तीन टर्म्स दो क्या हो गई, एक हो गई एलोकेशन। एलोकेशन मतलब जो एक खर्चा है एक डिपार्टमेंट का, उसको एज इट इज उस डिपार्टमेंट में डाल देना। तो वो तो फिर डायरेक्ट हुए, जी वो तो फिर डायरेक्ट हुए ना जो उस डिपार्टमेंट, क्या कह रहे हो डायरेक्ट? हाँ क्या कह रहे हो? वो इनडायरेक्ट हुए डायरेक्ट हुए। इनडायरेक्ट खर्चों की बात करें ओवरहेड्स की, सिर्फ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, ऐसे जो हर डिपार्टमेंट के अलग अलग दे रखे हैं। उसके अलावा जो कॉमन खर्चे हैं उनको हम क्या कर देंगे, अपॉर्शन कर देंगे। और उसके बाद हम जो हमारे जो कॉस्ट सेंटर्स है उसके खर्चों को हम एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे। तो ये तीन टर्म्स है हमारी, एलोकेशन, अपॉर्शन एंड एब्जॉर्प्शन। समझ में आ गया? इन डिपार्टमेंट्स को हम, ये जो डिपार्टमेंट्स हमारे हाउसकीपिंग और ऑपरेशन, इनको हम सर्विस डिपार्टमेंट्स भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम सर्विस डिपार्टमेंट्स भी कहते हैं, कॉस्ट सेंटर या फिर सर्विस डिपार्टमेंट। सर अपॉर्शन किस में होता है? क्या कहते हैं अंकित? सर अपॉर्शन किस में होता है? अपॉर्शन कैसे होता है वही अभी आज की क्लास नहीं में हमें सर, सीखना है। हम किसमें होता है? बेसिस बनाते हैं और बेसिस याद करने होंगे हमें, हम उन बेसिस पे उसको अपॉर्शन करेंगे। तो एक बार ये कम टू पेज नंबर 219, बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट सीख रहे हैं हम। सर जो फिक्स्ड वाले खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं इनडायरेक्ट होते हैं? कौन से बेटा? जो फिक्स्ड वाले होते हैं मतलब जो आउटपुट से वेरी नहीं करते। या ये खर्चे आउटपुट से वेरी नहीं करेंगे, ये दोनों तरीके के हो सकते हैं। इनडायरेक्ट खर्चे दोनों हो सकते हैं, वो वेरिएबल भी हो सकते हैं और फिक्स्ड भी हो सकते हैं। अच्छा मतलब वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में कुछ वो नहीं है कि आउटपुट से वेरी नहीं कर वो भी नहीं है, सकते नहीं? तो दोनों हो सकते हैं, और दोनों ही हम करेंगे आज, देखना। चलिए आइए, तो अब देखिए आपको एक टेबल दे रखी है जिसपे लेफ्ट साइड में ओवरहेड्स दे रखे हैं और राइट साइड में बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट दे रखे हैं। तो देखिए जैसे पहला है फैक्ट्री रेंट, तो रेंट को हम किस बेसिस पे डिवाइड कर देंगे, आपको याद करना पड़ेगा, फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड। और अगर फ्लोर एरिया नहीं दे रखा तो फिर हम लेंगे कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट। पहले तो देखेंगे कि फ्लोर एरिया है या नहीं, अगर फ्लोर एरिया नहीं दे रखा तो सेकंड हम देखेंगे कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट। हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग होती है जैसे आपकी ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स, इसको हीटिंग कहते हैं।
तो ये देखते हैं हम लाइट पॉइंट्स, कितने लाइट पॉइंट्स लगे हुए हैं एक फैक्ट्री में या रूम मतलब रूम्स में, होटल में, रेस्टोरेंट में कितने लाइट पॉइंट्स लगे हुए हैं, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। अगर वो नहीं दे रखा क्वेश्चन में तो हम देखेंगे फ्लोर एरिया, अगर वो भी नहीं दे रखा तो आवर्स, अगर वो भी नहीं दे रखा तो वॉट्स, कुछ ना कुछ दे रखा होगा इन चारों में से। थर्ड, डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, ये होता है हमारा मशीनरी के वैल्यू के ऊपर, जो कैपिटल वैल्यू है मशीनरी की उसके ऊपर। फोर्थ, इलेक्ट्रिकल पावर, ये होता है हमारा हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स, हॉर्स पावर ऑफ मशीन। फिफ्थ, हॉर्स पावर ऑफ मशीन किलोवाट आवर्स में मेजर की जाती है। फिफ्थ, सुपरविजन, ये होता है नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर, नंबर ऑफ वर्कमैन, जितने नंबर लोग, कितने वर्कर्स है, या फिर अगर वो नहीं दे रखा तो वेजेस, अमाउंट ऑफ वेजेस। फिर आता है हमारा स्टोर्स ओवरहेड, ये होता है वैल्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे। फिर आता है हमारा मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस, ये होता है हमारा वेट ऑफ मटेरियल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। तो ये आपको सातों, या अभी दो और लिखवाऊंगा इसमें, ये सातों आपको याद करने पड़ेंगे। अब आप आइए बच्चों, सबसे पहले आइए इलस्ट्रेशन नंबर 5.1 पे। अभी एक और टेबल दे रखी है, वो क्या है वो बाद में बताऊंगा, पहले इलस्ट्रेशन नंबर 5.1 पे आइए। देखो, following figures have been extracted from the accounts of a manufacturing concern for the month 2016, दिसंबर 2016। आपको 5 डिपार्टमेंट दे रखे हैं, X, Y, Z, P and Q। आपको हर डिपार्टमेंट के बता रखे हैं कि X, Y, Z तो उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन मतलब जहां से कमाई होगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मतलब जहां से कमाई होगी, और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है P और स्टोर्स डिपार्टमेंट है Q। तो पहले तो आप लिखिए X, Y, Z के आगे लिखिए ऐसे करके, ये तो है हमारे प्रॉफिट सेंटर्स, जहां से कमाई होगी, प्रॉफिट सेंटर। सर प्रोडक्शन वाले में तो सिर्फ प्रोडक्शन होगी ना, प्रोडक्शन उससे मतलब कमाई यहाँ कैसे से बनेगा भी, यहाँ से बिकेगा भी ना, तो प्रोडक्शन मतलब यहाँ से बिकेगा तो यहाँ से कमाई होगी हमारी। और जो हमारा पी है, ये है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, इसका मतलब ये हमारा सर्विस डिपार्टमेंट है, कॉस्ट सेंटर है ये हमारा। और ऐसे जो हमारा क्यू है, वो भी हमारा क्या हो गया, स्टोर्स डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। सर ये बाइफरकेशन कैसे होती है, मतलब कॉस्ट और प्रॉफिट वाली, ठीक? ये प्रॉफिट और कॉस्ट वाली? सर आप, बड़ा सिंपल है सर, आपको प्रोडक्शन सेंटर जहाँ से आप सोच के देखो जहाँ से कमाई हो सकती है वो प्रोडक्शन सेंटर है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस में तो कमाई नहीं होगी, वो तो और डिपार्टमेंट्स को मेंटेनेंस दे रहा है। स्टोर्स डिपार्टमेंट में सिर्फ सामान रख रहा है। ये तो आपको सिंपल है, पता देख के ही पता चल जाएगा बिल्कुल एकदम से। सर हाँ जी, सर तो इसका मतलब जो प्रोडक्शन सेंटर है वहीं से प्रॉफिट आता है खाली? हाँ मतलब वहाँ पे कुछ बनेगा भी बिकेगा भी तो प्रॉफिट या लॉस कुछ भी आ सकता है, वहां से इनकम जनरेट होती है। हाँ मतलब सर वही डिपार्टमेंट होगा, हाँ बाकी सारे तो सर्विस हो गए फिर। बिल्कुल। तो आपको पांचों डिपार्टमेंट्स के इंडायरेक्ट मटेरियल, इंडायरेक्ट वेजेस एज इट इज दे रखी है, तो वो तो हम एलोकेट कर देंगे। उसके अलावा आपको पावर एंड लाइट, रेंट एंड रेट्स, इंश्योरेंस, मील चार्जेस, डेप्रिसिएशन, ये सब दे रखा है। इनके हमारे को बेसिस भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एक टेबल बनाएंगे। हाँ जी आर्यन बोलो। स्टोर्स डिपार्टमेंट वाला बताना है हाँ एक जी, बार। स्टोर्स डिपार्टमेंट वाला सर्विस डिपार्टमेंट कैसे है? यार आवाज नहीं आ रही, तेज बोल। सर स्टोर्स डिपार्टमेंट वाला बताना है एक बार। कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट, क्या बताऊँ? मतलब स्टोर्स डिपार्टमेंट वाला सर्विस डिपार्टमेंट में क्यों है, इसमें क्या और सिर्फ स्टोर? डिपार्टमेंट क्या है जिसमें सामान रखते हैं, वो तो और डिपार्टमेंट्स को सर सामान देता होगा, उससे कोई कमाई होती है? सर जो आर्यन, कमाई कमाई होती होगी उससे, कोई कुछ बिकता होगा उससे? नहीं उससे नहीं बिकता, बट सर सामान तो वहीं पे रखता है ना जो बिकता है, वो तो हैं? वहीं, जो सामान बिकता है वो तो वहीं रखते होंगे फिर वैसे। यार कभी स्टोर डिपार्टमेंट तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सामान देता होगा ना। ठीक है, समझ गया समझ गया। बोलो। ओके ओके सर ओके। हाँ, स्टोर डिपार्टमेंट तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सामान देता है, तो उसमें कोई कमाई थोड़ी ना होगी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। सर इसमें करना क्या होता है, क्वेश्चन? बता रहा हूँ ना करना क्या हो रहा है, वही बता रहा हूँ ना। हमें क्या करना है, हमें इनडायरेक्ट, हमें जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सारे इनडायरेक्ट खर्चों को पहले तो सारे डिपार्टमेंट्स पे डालना है।
फिर सर्विस डिपार्टमेंट के इनडायरेक्ट खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के इनडायरेक्ट खर्चों में डालना है और उसके बाद एक रिकवरी का रेट निकालना है कि इस बेसिस पर हम उसको रिकवर करेंगे। तो वो जो रिकवरी का रेट निकालना हमें सीखना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सारे खर्चों को तो बांटना पड़ेगा कि नहीं बांटना पड़ेगा। तो पहले हम टेबल बना के सारे खर्चों को डिवाइड करेंगे, फिर एक रिकवरी का रेट निकालेंगे। ये करना है, समझ में आया? सर एक बार रिपीट कर दो सर। हाँ, इसको करना क्या है ओवरहेड चैप्टर में, हमें सारे इनडायरेक्ट खर्चों को पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट में डालना है, फिर सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को अगेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डालना है, और फिर उसके बाद क्या करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हमारी टोटल ओवरहेड्स आए उसका रिकवरी का रेट निकालना है। ये करना है, ठीक है। अभी हम वो क्वेश्चंस करेंगे, आज हम वो दो क्वेश्चंस करेंगे जिसपे सर्विस डिपार्टमेंट्स आपस में सर्विस नहीं देते। कल हम एक नई चीज करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि सर्विस डिपार्टमेंट भी आपस में सर्विस देते हैं। तो अभी आप ऊपर हेडिंग लिखिए ओवरहेड्स और उसके नीचे लिखिए when there are no interdepartmental services, when there are no interdepartmental service, ठीक है। अब आइए, अब पहला शुरू करते हैं, क्वेश्चन से ही समझ आएगा, ये आपको क्वेश्चन के बिना समझ नहीं आएगा, तो क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं इसको। तो आपने सबसे पहले लिखा यहाँ पे जो एक्सपेंस या कॉस्ट, यहाँ पे लिखा बेसिस, यहाँ पे लिखा पी सॉरी एक्स वाई जेड। अब देखिए, जो खर्चे हमारे सारे इनडायरेक्ट खर्चे हमें डालने हैं, सबसे पहले हमारे को क्या दे रखा है, इनडायरेक्ट मटेरियल। ये क्या है हमारा एज इट इज एलोकेट हो रहा है कि हमारे को हर एक का अलग अलग दे रखे हैं। तो आप डाल दीजिए इसको 950, 1200, 200, 1500 एंड 400। फिर हमारे को दे रखा है इनडायरेक्ट वेजेस, ये भी हमारे एलोकेट हो रही है। आगे चल लिखते हैं 900, 1100, 300, 1000, 650। अब देखिए, अब आपको दे रखा है पावर एंड लाइट। पावर एंड लाइट में हमारे को हमने देखा था पावर पहले है, तो हम देखेंगे किलोवाट आवर्स, क्योंकि पावर का बेसिस होता है हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स दैट इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर्स। तो हम यहाँ पे किलोवाट आवर्स लिख लेंगे। अब देखो किलोवाट आवर्स का कितना है, 4000, ये देखो मेरे को ये दे रखा है, तो हम यहाँ पे इसका रेशियो लिखेंगे 40, नेक्स्ट पेज पे देखो, इज टू 44, इज टू 16, इज टू 15, इज टू 5। अच्छा, यहाँ पे आप एक कॉलम और बना लीजिए, इस यहाँ पे ना एक कॉलम और बना लीजिए जो टोटल कॉस्ट क्या है, मैं तो यहाँ बना रहा हूँ मैं, आप उसको यहाँ बना लेना, कॉस्ट के बाद बना लेना टोटल का। तो कितना दे रखा है हमें पावर एंड लाइट, 6000। अब आप 6000 को इस रेशियो में डिवाइड करिए, 40:44, 16, 15, 5। ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2000, 2200, 800, 750 एंड 2। सर ये रेशो आपने उसमें से निकाली है जो नेक्स्ट टेबल आपको दे रखी है किलोवाट आवर्स 4000, 4400, 1600, 1500, 500। ठीक है ठीक है। अब नेक्स्ट खर्चे पे आ जाओ, रेंट 2800। रेंट आएगी हमारी एरिया के बेसिस पे, 4000, 40 हो गया, 40 अगेन, 30, 20, 10। सर तो लाइट का अलग से नहीं हो, हाँ जी बोलो। वो लाइट इसी के अंडर आ गई। हाँ जी,
जो पावर एंड लाइट है उसमें लाइट का अलग से नहीं होगा? नहीं नहीं, पहले जो होता है ना वो देखते हैं, पावर दे रखा है तो पहले वो लेंगे, लाइट होता है तो लाइट का देखते हैं। हमेशा ऐसे होता है, जो पहले लिखते होते हैं ना वो चीज देखते हैं। अब आ जाओ इंश्योरेंस। 1000। कैपिटल वैल्यू देखिए एसेट्स की 1 लाख, 1,20,000 तो हो जाएगी 10 इस टू 12 इस टू 8 इस टू 6 इस टू 4। ये हो गई हमारी 250, 300, 200, 150 एंड 100। कल अपने आप करना, ये मत करना कि कॉपी कर दो वहां से। मील चार्जेस। सर इंश्योरेंस किस बेसिस पे होता है? सर इंश्योरेंस होता है कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स। इंश्योरेंस किस किस बेसिस, किसके ऊपर लगती है? जो गाड़ी की कीमत होती है, ऐसी मशीन की जो कीमत होती है, तो कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स ध्यान लिखो। मील चार्जेस देखिए, अब देखो मील चार्जेस ऐसे कोई एक्सपेंस नहीं था, तो उसका जो भी रेलेवेंट है मील चार्जेस के लिए, देखो कौन सा रेलेवेंट जा सकता है वो देख लेते हैं हम। एरिया तो नहीं हो सकता मील चार्जेस, कैपिटल वैल्यू भी नहीं हो सकता, किलोवाट आवर्स भी नहीं हो सकता। भाई मील कौन खाएगा? एम्प्लॉयज ही खाएंगे। तो सबसे ज्यादा रेलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की ही है, तो हम इसको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में डालते हैं। 90। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन दे रखा है वो भी लिख लेते हैं। सर इंश्योरेंस कैसे करा था आपने? कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स। डेप्रिसिएशन 6% ऑन कैपिटल वैल्यू, तो 6% ऑन कैपिटल वैल्यू है, निकाल लो। कैपिटल वैल्यू आपको दे ही रखी है सबकी, तो 6000। सॉरी, डेप्रिसिएशन 1 मंथ का निकालना है, क्योंकि हम ये तो दिसंबर का बना रहे हैं ना। इसकी स्टेटमेंट शोइंग, ऊपर लिखिए स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स। Statement showing distribution of departmental overheads for the month of December. For the month of December. तो हमें डेप्रिसिएशन 1 महीने की निकालनी है, तो जितनी भी डेप्रिसिएशन आती है उसको डिवाइड बाई 12 कर दीजिएगा। 500, 600, 400, 300, 200। अब देखिए, अब टोटल करते हैं। ठीक है, ये आ गई 6300, 7400, 2800, 4500 एंड 2000। बताइए यहाँ तक हो गया सबका? डेप्रिसिएशन कैसे आई? जी, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एक मंथ का निकालना है। देखो, डेप्रिसिएशन 6% ऑफ कैपिटल वैल्यू दे रखा है, तो जैसे एक्स की वैल्यू 1 लाख है, तो 1 लाख का 6% कितना हो गया? 6000। लेकिन वो तो 12 महीने का हुआ, डिवाइड बाई 12 कर दो तो 500 रुपए। 6% पर एनम है। 2 मिनट, जी, 2 मिनट इतना तो करना।
देखो बच्चों, अब क्या हुआ, हमने तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकाल ली और दोनों मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकाल ली, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो हमारे डिपार्टमेंट है, इधर से कोई रिकवरी नहीं हो सकती, मतलब ये 45 का खर्चा रिकवर तो इन्हीं तीनों में से होएगा, और ये 2000 का खर्चा भी रिकवर तो इन्हीं तीनों में से होएगा। तो पहले तो हमें ये दोनों डिपार्टमेंट्स के जो खर्चे है उनको वापस इन तीनों डिपार्टमेंट में डालना पड़ेगा। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि मेंटेन ये डिपार्टमेंट इसको सर्विस नहीं देता और ये डिपार्टमेंट इसको सर्विस नहीं देता, मतलब ये जो 4500 है ये सर्विस देता है, जो ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है ये इसको 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 सर्विस देता है, इसको सर्विस नहीं देता। ऐसे ही हम मान के चल रहे हैं कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है ये इसको 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 सर्विस देता है, इसको ये सर्विस नहीं देता, ये हम मान के चल रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब अगर तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो हमारे पी और क्यू है इसके इस तरीके से आपको डिवाइड करना है, तब तो हम वो फॉलो कर लेंगे। लेकिन अगर हमें नहीं दे रखा कि इसको किस बेसिस पे हमें डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको एक रीजनेबल बेसिस पे डिवाइड करेंगे। उसके लिए आइए टेबल देखिए, टेबल है हमारी, कुणाल, यस सर। हाँ, इस टेबल पे आइए जो 5.1 क्वेश्चन के ऊपर है। ये सर्विस डिपार्टमेंट बता रखे अलग अलग कि अगर सर्विस डिपार्टमेंट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है तो आपको किस बेसिस पे डिवाइड करना पड़ेगा, एक्चुअल सर्विसेज यूटिलाइज्ड और आवर्स वर्क्ड। अगर वो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट है तो डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अगर वो पर्सनल डिपार्टमेंट है तो रेट ऑफ लेबर टर्नओवर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अगर वो स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट है तो नंबर ऑफ रिक्विजिशंस, क्वालिटी और वैल्यू ऑफ मटेरियल। अगर वो परचेज डिपार्टमेंट है तो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। अगर वो वेलफेयर डिपार्टमेंट तो इसके बेसिस पे करना पड़ेगा। हाँ जी आर्यन बोलो, सर ये क्या पढ़ रहे हो, इसके बाद मुझे आप इसके बाद बता दो, जो यहाँ तक की टेबल तो समझ आ गई, क्या कह रहे हो, यहाँ क्या कह रहे हो? यहाँ तक तो समझ आ गया, इसके बाद क्या करना है वो बताना एक बार। मैंने ये कहा कि हमें ये पता है कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट पी, इससे कोई कमाई नहीं हो सकती, तो हमें ये जो खर्चा है इसके एडजस्ट इसके करना है। खर्चों को हमें इस पर डालना पड़ेगा। ये 4500 को हमें इन तीनों डिपार्टमेंट में स्प्लिट करना पड़ेगा, ऐसे इस 2000 को हमें इन तीनों डिपार्टमेंट में स्प्लिट करना पड़ेगा। तो उसका क्या बेसिस होना चाहिए वो देख रहे हैं, वो या तो क्वेश्चन में लिखा है, अगर वो क्वेश्चन में नहीं लिखा तो उसका भी हमारे को कुछ रीजनेबल बेसिस हमें पता होते हैं जिस पे बेसिस पर हम उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, और वो आप कहाँ से पढ़ रहे हो अभी आप? उस टेबल से पढ़ रहा है मैंने, हाँ। कौन सी टेबल से पढ़ रहे हो एक बार वो बता पेज नंबर 220 पे आइए, 5.1 के ऊपर। हाँ जी कुणाल बोलो। सर मैं कह रहा हूँ ईयरफोन लगा लो। जी सही क्या कह कह रहा रहे है, हैं कुणाल? कुणाल कह रहा है ईयरफोन्स लगा लो, आपको आवाज नहीं आ रही हमारी। अच्छा हाँ, वो उधर उधर है यार, लगाऊंगा बाद। अब चलो, अब तो हो ही गया। अब इसके ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है तो हमारे को दो बेसिस दे रखे हैं, या तो एक्चुअल सर्विस यूटिलाइज और आवर्स वर्क। तो हमारे पास आवर्स वर्कड है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट पी कितना है 4500। अब इसको आवर्स वर्क का रेशियो देखो क्या बनेगा, सिर्फ 3 में ही बटेगा इन तीनों में। सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे ये आएगा आपका आवर्स वर्क का रेशियो देखो क्या होगा। आवर्स वर्क का रेशियो है हमारा 36 32 22, 36 32 22। अब इस रेशियो में आप 4500 को डाल दीजिए, यहाँ से तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से तो जीरो हो जाएगा, इन तीनों में इनको डाल दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 1800, 1600 और 1100, ठीक है। और जो हमारा दूसरा डिपार्टमेंट है वो है हमारा स्टोर सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट को हम डालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ, ये हमारा है स्टोर्स डिपार्टमेंट है। नंबर ऑफ रिक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ स्टोर्स डिपार्टमेंट क्यू। तो ये हो गया ऑन नंबर ऑफ रिक्विजिशंस, ठीक है। और ये हो गए हमारे 900 600 एंड 500। तो इस बेसिस पे इसको डिवाइड कर दीजिए, ये कितना है हमारा 2000, यहाँ डिवाइड करिए इसको, ये आ जाएगा 900, ये तो एज इट इज यही आ जाएगा 600 एंड 5। अब हमारे ये तो सारे जीरो हो गए,
ये दोनों तो जीरो हो गए हमारे, और इनकी दोनों की कॉस्ट आ जाएगी हमारी 9,9644। समझ में आ गया? अब इस क्वेश्चन में हमें रेट नहीं निकालना, हमें सिर्फ ये डिवाइड करना था, तो हमने डिवाइड करके निकाल दिया। वरना वो बताते हैं कि अब x का जो हमारा 9,000 का आ गया, जो हमारा x का, जो हमारा x डिपार्टमेंट का 9,000 का आ रहा है खर्चे, y के हमारे 96, हाँ एक मिनट बेटा, खर्चे आ रहे हैं और इसके 4400, फिर वो हमें बोलते हैं कि अब इन खर्चों का एक कोई भी रेट निकालो। जैसे वो बोलते हैं कि x डिपार्टमेंट को डायरेक्ट वेजेस पे हम रिकवर करेंगे, y को हम डायरेक्ट मटेरियल पे रिकवर करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते, नंबर ऑफ सॉरी डायरेक्ट वेजेस, टोटल डायरेक्ट वेजेस से डिवाइड कर देते, और फिर हम निकाल लेते 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, या इस तरीके से हम कुछ निकाल लेते, जो हमने पहले भी सीखा हुआ है। तो हम ये टोटल ओवरहेड्स है इन तीनों डिपार्टमेंट के, फिर वो बेस बता देंगे कि x इस पे रिकवर होगा, y इस पे और z इस पे, हम उसको उससे डिवाइड करके वो रेट निकाल देंगे। सेकंड क्वेश्चन में वो करेंगे। कुणाल बताओ क्या डाउट है? सर जैसे कि सर आपने सर जैसे हाँ निमिष आप बताओ। हाँ ये जो कॉस्ट ऑफ स्टोर्स है, कॉस्ट ऑफ हाँ स्टोर्स में हमें देखते हैं नंबर ऑफ रिक्विजिशन, क्वांटिटी या वैल्यू ऑफ मटेरियल। जी, तो सर अगर इनमें से कोई दो चीजें गिवन होती तो हम कौन सी लेते? इसी सीक्वेंस में जो पहले सीक्वेंस चल लिखा हुआ है, नंबर ऑफ रिक्विजिशंस, क्वालिटी ऑफ वैल्यू ऑफ मटेरियल, तो पहले रिक्विजिशंस देखें। तो हम रिक्विजिशन पहले गिवन है तो वो लिख जो लेते। सीक्वेंस है वही प्रेफरेंस होती है। ओके सर। हाँ जी कुणाल आप क्या पूछ रहे थे? और सर जैसे मतलब ये 4500 जो हमारी कॉस्ट आई इसकी, क्या कह रहे हो? जो 4500 कॉस्ट आई, हाँ उसको मतलब हम वो रिकवर इन तीनों डिपार्टमेंट से कर रहे हैं जिससे हमारा प्रॉफिट अर्न हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली, जिससे देख मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था ना पहले, ये देखो मैंने आपको ये डायग्राम बनवाया था, इससे मैंने आपको समझाया था कि हाउस कीपिंग की कॉस्ट आगे मान लो एक साल की 10 लाख रुपए, अब वो कॉस्ट रिकवर कहाँ से होगी? वो तो रूम से ही रिकवर होगी ना। मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ, ऐसे समझो, मान लो जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, अब उस इंस्टीट्यूट में एक तो ये क्लासेस है जिससे मेरी इनकम हो रही है। मान लीजिए हमने यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर रखा है कि रूम्स डिवाइड कर रखे हैं कि एक रूम अकाउंट्स का है, यहाँ से अकाउंट्स की वो होती है, इनकम होती है, क्लासेस होती है, एक इको का एक उसका, ऐसे कर रखा है। इसके अलावा हमारा एक कमरा और है जिसमें मान लीजिए हमारा सारा वो चलता है, बैक एंड काम चलता है। उस बैक एंड काम डिपार्टमेंट का जो खर्चा हुआ वो हमने निकाला, साल का मान लो लगा लीजिए वो 2 लाख रुपए है। अब वहां से कमाई तो नहीं होनी ना, फिर हमने क्या करेंगे, हम जहाँ से कमाई होनी है अकाउंट्स के रूम से, इको के रूम से, बीएस के, इंग्लिश के, मैथ्स के, वहां पे हमने उसको डिवाइड कर दिया। हमने कहा कि इस डिपार्टमेंट का खर्चा इस इन चारों में इस बेसिस पर डाल दो, क्योंकि कमाई तो यहीं से होनी है ना हमारी। समझ में आया? हाँ जी कुणाल, ओके, तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों? अब हम क्या करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के लिए, एक क्वेश्चन और करेंगे, उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आइए 5.2 पे आइए, एक नई चीज करेंगे उसमें। इन अ लाइट इंजीनियरिंग फैक्ट्री the following particulars have been collected for the 3-monthly period ending 31st December 2016. Compute the departmental overhead rate for each of the production department assuming that overheads are recovered. अब देखो इसमें उन्होंने बोला है कि रेट भी निकालना है, assuming that overheads are recovered as a percentage of direct wages. तो हमने पहले तो हम overheads निकालते हैं फिर रेट निकालेंगे। सबसे पहले तो हम overheads निकालते हैं। तो जल्दी से आप इसके बच्चों टेबल बनाइए और आप यहां तक पहुंचिए 88, 50, 71, 65, 62, 85। एक चीज रुक देखो, आपको इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस भी दे रखा है। बेटा डायरेक्ट खर्चे जो होते हैं वो तो इनडायरेक्ट, वो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस सॉरी ओवरहेड्स नहीं माने जाते। लेकिन एक मिनट आलिए तेरा क्वेश्चन देता हूँ, जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं सर्विस डिपार्टमेंट के, जैसे डी और ई है, वो भी ओवरहेड्स ही माने जाते हैं। मतलब वैसे तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नॉट ओवरहेड्स, बट even the direct expenses of service department are overheads। तो आप डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल सिर्फ और सिर्फ डी और ई में डालोगे। आप इसका आंसर देखिए, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर सिर्फ डी और ई में डालोगे, ए बी सी में आप उसको नहीं डालोगे, और सारे खर्चों को आप ए बी सी में और भी डालोगे। ठीक है, तो आप एक नोट लिखिए कहीं पे दैट दो। हाँ आर्यन बता दे डाउट के, कुछ पूछना है आर्यन? नहीं सर, आप मेरे को अभी क्या बता रहे हो, सर्विस डिपार्टमेंट वाले बात बता क्या रहे कह हो? रहे हैं यार?
आप अभी क्या बता रहे थे वही बता दो, एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ तो दोबारा। तेरे को आवाज नहीं आ रही मेरी? अरे सर पता नहीं बीच में आपकी कट रही है सर। कट रही है आवाज? ऐसा होना तो नहीं चाहिए यार, क्यों हो रहा है ऐसा? अच्छा चलिए, मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे तो डायरेक्ट खर्चे जो होते हैं वो ओवरहेड्स नहीं माने जाते, लेकिन जो सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट खर्चे होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल लेबर एक्सपेंस, हम उनको भी ओवरहेड्स में ही ऐड करते हैं। तो आप जब आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस और मटेरियल दे रखा है, तो इसको हम एबीसी में तो नहीं डालेंगे, लेकिन डी और ई में हम इसको डालेंगे। तो आप लिखिए, जरा एक नोट लिखिए। पहले हम डी में तो डाल देंगे, बट फिर डी और ई वाले तो जो डी और ई वाले हैं वो खुद सर्विस डिपार्टमेंट के, हम उनको खुद एबीसी से एडजस्ट करते हैं। उनको क्या करते हैं हम, सर्विस डिपार्टमेंट के डी और ई को क्या करते हैं? खुद एडजस्ट कर, अच्छा मतलब पहले हम देखो डी और ई में तो डाल देंगे, उसके बाद जो आएगा फाइनल आंसर हाँ जो आए उसको फिर हम एबीसी से हाँ, करेंगे। उसको एबीसी में करेंगे ना, पहले तो सारे एक्सपेंस डिवाइड करेंगे। हाँ जी, ठीक है, समझ गया सर, हाँ। समझ गया। तो आप लिखिए दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नेमली, दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नेमली direct wages, direct material and direct expenses are not treated as overheads, are not treated as overheads। सर नेमली वो तीन लिख लो ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। are not treated as overheads, comma, but the direct expenses of service department, but the direct expenses of service department are treated as overheads। बच्चों अब आप एक टेबल बनाइएगा और आप मेरे को यहाँ तक पहुंचिए, 88, 50, 71, 65, 62, 85, 41, 15 एंड 6010। एक मिनट रुक जाइए, मेरी बात को सुनिएगा। आपका सारे अमाउंट्स मैच करेंगे, लेकिन इनका तरीका गलत, मतलब गलत तो नहीं क्या होगा, इनका अलग है। तो आप इनके तरीके से मत करना, आपको जैसे मैंने सिखाया वैसे ही करिए। 10 मिनट्स दे रहा हूँ, 88, 50, 71, 65, 62, 85 यहाँ तक पहुंचिए। एंड कॉपी नहीं करना, अपने आप करना है एलोकेशन सारी अपॉर्चनमेंट। सर ये मोटिव पावर किस पे होता कौन सा कह रहे हो? मोटिव पावर, पावर ही तो है। मोटिव पावर इज पावर, तो किलोवाट आवर्स है? और इलेक्ट्रिसिटी। लाइटिंग भी। नहीं नहीं, लाइटिंग पावर कह रहा है वो लाइट पॉइंट्स पे, और मोटिव पावर किलोवाट आवर्स इलेक्ट्रिसिटी।
सर। दो बेसिस और ऐड करिए, जनरल ओवरहेड्स के डायरेक्ट वेजेस और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का बेसिस ऐड करिए वैल्यू ऑफ एसेट्स। अंकित कहाँ गया? अंकित चला गया क्या? वो तो बीच में ही गया। तो निकल गया ये बात। हो गया बच्चों? हो गया? सर ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस आप बोल रहे हो उसमें लेने हैं डायरेक्ट वेजेस के ऊपर? नहीं, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वैल्यू ऑफ एसेट्स। अच्छा, वैल्यू ऑफ एसेट। चलिए अब देखो बच्चों, इन्होंने दे रखे हैं कि आप लोगों के इतना आगे होगा ना सारा एक। 2 मिनट सर, अभी 2-3 हाँ मिनट जी, और। हाँ जी, आराम से। हमारे जो कॉस्ट है, ए डिपार्टमेंट है, ए बी सी डी एंड ई, और आपने लिख दिया होगा 8850 7165 62
854515 एंड 6010। यहाँ तक आ गया निमिष, हो गया? सर 2 मिनट। आर्यन तेरा हो गया? हाँ जी निमेश। निमेश चलिए, सर टोटल करो, टोटल हो गया बस। अब देखिए क्या लिखा है कि सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को एबीसी में 5:3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर दीजिए। तो लिखिए कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट डी, ठीक है। डी का क्या है, 5:3:2 के रेशियो में डिवाइड कर दो। तो यहाँ से 4515 को हटाओ और 5:3:2 के रेशियो में डिवाइड कर दो एबीसी में। तो ये आपका आ जाएगा 2257 1355 एंड 903। और जो ई का उन्होंने बोला डायरेक्ट वेजेस की बेसिस पे डिवाइड कर दो। कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ई, रेशियो देखो डायरेक्ट वेजेस का क्या रेशियो है एबीसी का, 2:3:4। ये आ जाएगा 6010 और ये आ गया हमारा 1336 2003 और 267। टोटल करिए इसको, ये जीरो ये आ गया ई का किसके बेसिस पे करना है? डायरेक्ट वेजेस। क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है, देख। और अगर डी का कुछ नहीं दिया होता उसको भी डायरेक्ट वेजेस पे करते हैं? नहीं लिखा होगा, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं कर सकते हम। या तो आपको बता रखा होगा वो सर्विस डिपार्टमेंट किस टाइप का है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, या आपको बता रखा होगा कि किस बेसिस पे करना है। ऐसे अपने आप नहीं सोच सकते आप। तो इसमें सिर्फ ई का ऐसे स्पेसिफिक कहाँ लिखा हुआ है सर? हाँ जी, ई का स्पेसिफिक थोड़ी ना लिखा हुआ है। ई का लिखा हुआ तो है यार, ई का सर्विस डिपार्टमेंट ई प्रोपोर्शनेट टू डायरेक्ट वेजेस। लास्ट लाइन पढ़े क्वेश्चन की, लास्ट लाइन। तो इसमें तो लिखा है assuming that overheads are recovered as a percentage of अरे direct लास्ट लाइन wages। क्वेश्चन की देख, नेक्स्ट 222 पेज पे आ। अच्छा ठीक है। अब देखो एबीसी का अब हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ रेट्स। ओवरहेड रिकवरी रेट्स। तो हमारा जो एक्स डिपार्टमेंट है उसका कितना है 12443 और हमारी डायरेक्ट वेजेस कितनी है उसकी 2000। तो इंटू 100 करेंगे क्योंकि नीचे अमाउंट है तो इंटू 100 होएगा। तो ये हो गया 622.15% ऑफ डायरेक्ट वेजेस बाय की 105523 डिवाइड बाय 3000 इंटू 100। ये आ गया 350.77% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। उसके बाद जेड पे आ जाओ, 9859 अपॉन 4000 इंटू 100। ये आ गया
246.47% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ये हमारे अब रेट है। समझ में आया? तीनों बताओ, समझ में आया? हाँ जी कुणाल, आर्यन और निमिष। अब देखो बच्चों, अब एक इसमें मिनट हमने सर, क्या एक किया, इसमें हमने ये देखा कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो आपस में सर्विसेज नहीं दे रहे, ठीक है। अब कल हम ऐसा देख, कल या नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि जहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट भी आपस में सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटर डिपार्टमेंटल सर्विस। जिसमें ये आपस में भी सर्विस दे रहे हैं, ये इसको भी दे रहा है सर्विस, ये इसको भी दे रहा है। तो इसके हमारे 3 मेथड होते हैं जो हम कल करेंगे, सीखेंगे। अब मेरे को बताइए, कल है सर ये फ्राइडे डिपार्टमेंटल को जी, ये रेट हमने क्या निकाला, कहाँ क्यों ये निकाला? रेट हमने क्या निकाला है? अच्छा ये देखो, ये रेट हमने निकाला है, ये बताता हूँ। आप लोगों ने कॉस्ट शीट बनाई थी ना, तो कॉस्ट शीट में आपको याद होएगा, अगर जैसे हमने कॉस्ट शीट बनाई है, ठीक है, हमने उस पर लिख दिया डायरेक्ट मटेरियल जो भी है, मान लो 10,000, फिर हमने लिखा डायरेक्ट लेबर मान लो 5,000, डायरेक्ट एक्सपेंस मान लो कुछ भी नहीं है, चलो 2,000 कुछ भी नहीं, चलो 5,000। अब आ जाओ प्राइम कॉस्ट, ये हो गई 20,000। अब हमने लिखा ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो मान लीजिए फैक्ट्री ओवरहेड्स का हमारा रेट आया 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो हमारी डायरेक्ट वेजेस कितनी है? 5,000। ये कितना हो जाएगा? 5,000 का 20%, तो कितना हो जाएगा? 10,000, सॉरी 1,000। समझ में आया कुणाल? तो हमने ये रेट निकाला है, जो हमने कॉस्ट शीट में यूज किया था, वो रेट निकालना सीखा है कि उस डिपार्टमेंट के खर्चे को हम कैसे डालेंगे। अब देखना, अब इससे क्या होगा, हम खर्चों को प्रोडक्ट्स पे डिवाइड कर देंगे। ये बाद में, साल के बाद में हम देखेंगे कि एक्चुअली में हमारे ओवरहेड्स हुए कितने, ज्यादा हुए कि कम हुए। अगर वो ओवर रिकवरी हुए तो हम क्या ट्रीटमेंट, उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। और अगर वो अंडर रिकवर हुए, बट बेसिकली कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारे ओवरहेड्स होते हैं ना, उनको हम एक पर्टिकुलर बेसिस पे अपने प्रोडक्ट्स पे डिवाइड करते रहते हैं, उसको रिकवर करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि मैंने अपना इस इंस्टीट्यूट का खर्चा देखा कि एक साल में 10 इतना खर्चा होता है। तो मैंने साल शुरू होने से पहले, जब आप लोगों की क्लासेस लेनी थी, तो मैंने उसको एक एक बेसिस पे डिवाइड कर दिया कि मैं कॉस्ट अकाउंटिंग में इतना डालूंगा, बीएसटी में इतना डालूंगा, अकाउंट्स में इतना डालूंगा, इसमें मैथ्स में इतना, इको में इतना। फिर जैसे जैसे बच्चे आते रहे, वो हमारा खर्चा रिकवर होता रहा इन द फॉर्म ऑफ फीस। मान लीजिए हमारा खर्चा रिकवर हुआ, लेट अस अज्यूम 10 लाख, और हमारा एक्चुअली में खर्चा हुआ 12 लाख। तो इसका मतलब 2 लाख का कहीं ना कहीं हमारी अंडर रिकवरी हुई, खर्चा 12 हुआ लेकिन रिकवर 2 लाख हुआ, 10 लाख हुआ। तो 2 लाख का हम क्या करेंगे वो हम सीखेंगे। और मान लीजिए 10 लाख खर्चा रिकवर हुआ और एक्चुअली में हुआ 8 लाख, तो उसका 8 लाख हुआ तो ओवर रिकवरी हुई, तो ये चीज का हम क्या करेंगे वो सीखेंगे। तो बेसिकली कॉस्टिंग में हम एक्चुअल खर्चे नहीं डालते, हम उसको रिकवर करते हैं, रिकवर। समझ में आया? समझ में आया कुणाल? तो ये हमारा मतलब जो क्वेश्चन में दे रखा था एक डिपार्टमेंटल सेकंड, ओवरहेड, एक हाँ बोल। तो ये हमने वो डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट निकाला है। हाँ, ये हमने ओवरहेड्स के रेट निकाले हैं, और ये क्योंकि फैक्ट्री डायरेक्ट ओवरहेड। वेजेस से निकालना था, इसीलिए उसको बेस। हाँ, इसको वेजेस कर दिया। हो सकता लेबर इसमें होएगा, मटेरियल तो मटेरियल कर देंगे, नंबर ऑफ लेबर आवर्स होएगा तो उस पे से डिवाइड कर देंगे, जैसे। ठीक है, समझ आया कुछ? अब ओके। अब बच्चों, अब फ्राइडे को रखते हैं फिर सुबह 10:30 बजे क्लास। यस सर। ओके, यहीं पे रखेंगे, आ जाना यहाँ पे। मिलते हैं फ्राइडे को। आज का कोई होमवर्क नहीं है, बस इन दोनों क्वेश्चन को एक बार रीड कर देना। ठीक है जी? ओके सर, ओके, बाय बाय। बाय। बाय सर।